Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. Today we will discuss science that is based on single national curriculum for class 7. This science is project based learning. इस वीडियो में जितनी भी क्वेश्चन है चैप्टर 1 में प्लांट सिस्टम्स वो मैंने सॉल्व किए हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस चैप्टर 1 की यानी प्लांट सिस्टम्स की जो रीडिंग है विद एक्सप्लेनेशन इसकी वीडियो बनाऊँ तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद अ क्वेश्चन. Question number 1 given on the page number 6. What are the function of root hair? We can write the answer of question number 1. What are the function of root hair? Root hair absorb water and nutrient from the soil more efficiently by increasing the surface area of the roots. As we know, the function of root is to absorb water. लेकिन जो root hair होता है ये इसके सरफेस एरिया को यानी जो रूट हेयर का वाटर के साथ जो कांटेक्ट होता है वो ज़्यादा हो जाता है, तो सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जो है वो ज़्यादा होता है. रूट हेयर अलाउ गैस एक्सचेंज विद द सॉइल. थ्रू रूट हेयर गैस एक्सचेंज भी होता है. सो दीज आर द टू मेन फंक्शन ऑफ रूट हेयर. क्वेश्चन नंबर 2. डिफाइन नोड and internodes. Node is a point on the stem where one or more leaves, branches or buds arise. यानी स्टेम की वो पोजीशन जहाँ पर लीव्स निकल आते हैं, ब्रांचेस बन जाते हैं या फिर बर्ड्स निकल आते हैं, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? नोड. इंटरनोड आर द पार्ट ऑफ द स्टेम बिटवीन टू एडजेसेंट नोड्स. कि अगर दो नोड्स है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक नोड हो गया. नोड्स क्यों है ये पोजीशन इस वजह से क्योंकि यहाँ पर लीफ निकल आए हैं. तो जिस पोजीशन पर लीफ निकल आते हैं उसको हम नोड्स कहते हैं. और इसका जो दरमियानी वाला हिस्सा है ये वाला ये कहलाता है इंटरनोड्स. सो इंटरनोड आर द पार्ट ऑफ द स्टेम बिटवीन टू एडजेसेंट नोड्स. क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट डू जाइलम वेसल कैरीज. यानी कि जो जाइलम वेसल होते हैं ये कौन सा फंक्शन करते हैं, क्या कुछ लेकर जाते हैं? जाइलम वेसल ट्रांसपोर्ट वाटर एंड डिजॉल्व्ड मिनरल फ्रॉम द रूट्स टू द रेस्ट ऑफ द प्लांट. रेस्ट ऑफ द प्लांट में लीफ, स्टेम ये सब कुछ आ जाता है. यानी रूट से जो पानी और डिजॉल्व्ड मिनरल होते हैं एब्जॉर्ब होने के बाद ये जाइलम का फंक्शन होता है कि पूरे प्लांट में पहुंचा देता है. क्वेश्चन नंबर 4. Which substance makes the cell wall of xylem vessel? xylem vessel के जो सेल वाल होता है ये किस चीज़ से बना होता है? So we can write the answer is the cell wall of xylem vessel is made up of lignin. Question number 5. State two ways in which phloem vessel differ from xylem vessel. यानी फ्लोएम का जो वेसल होता है ये जाइलम वेसल से क्यों डिफरेंट होता है? तो दो रीज़न आपने देने हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम पॉइंट क्लियर कर रहे हैं दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन ये डिफ़र होते हैं. इज़ फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड वाइल जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल. तो ये एक डिफरेंस हो गया. सेकंड वन इज़ बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर. फ्लोएम इज़ मेड अप ऑफ लिविंग सेल while xylem is made up of dead cell and function passively. यानी कि इसको एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती. जब कभी एनर्जी की ज़रूरत होती है तो उसे हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कह सकते हैं, जैसा कि फ्लोएम के केस में होता है. एक्सरसाइज. चूज एंड सर्कल द बेस्ट ऑप्शन फॉर ईच स्टेटमेंट. Question number 1 is the expanded part of leaf. Expanded part of leaf is called lamina. So the right answer is option number B. The apical meristem in the root is the zone of elongation. The innermost layer of the cortex is the endodermis. Which part of the leaf is responsible for photosynthesis? फोटोसिंथेसिस के लिए जो क्लोरोफिल होता है
which are present in the part of mesophyll. So the correct option is option number D, mesophyll. Phloem is a vessel in the plant which carries the function of phloem आपसे पूछा जा रहा है. So the function of phloem, food and mineral to leaves from roots. No, it's the function of xylem. Food and mineral to roots from leaves. Food and mineral, no, क्योंकि mineral जो है वो leaves में नहीं आते. Prepared food to other parts from roots. Prepared food जो है वो roots में नहीं बनता. So option number D is prepared food to other parts from leaves. Leaf में बनता है through a process which is called photosynthesis. So the correct option is option number D. 6 is the product of the process of photosynthesis. photosynthesis का जो process होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड with water in the presence of sunlight जो product देता है वो क्या होता है? Oxygen and glucose. So the correct option is oxygen and glucose. Number 7 is which of the following is needed for respiration? Oxygen, carbon dioxide, sunlight, water. Carbon dioxide, sunlight and water ये ज़रूरी होते हैं for the process of photosynthesis. And oxygen, which is the product of photosynthesis, needed for respiration. So the correct option is respiration, option A. When a plant takes mineral and water up through its root system, root system means कि उसके ऊपर जो root hair होते हैं वो एक system बन जाता है. Through what type of structure will it travel? यानी जो water and mineral absorb हो जाते हैं through root और root hair, बाकी plants के जो हिस्से होते हैं उसमें पहुंचने के लिए कौन सा part इस्तेमाल होता है? That is xylem. As the function of phloem is to carry food. तो phloem नहीं है. So the correct option is option A. Transpiration mainly occur from leaves, stems, roots, all of these तो नहीं हो सकता क्योंकि ट्रांसपायरेशन रूट से तो पॉसिबल नहीं है. सो ये दोनों नहीं हो सकते. अब ट्रांसपायरेशन मेनली यहाँ पर जो पॉइंट है दैट इज़ मेनली कहाँ से होता है? लीव्स. सो करेक्ट ऑप्शन इज ए. द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इंक्रीजेज विद, यानी ट्रांसपायरेशन की मिकदार बढ़ती है जब इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ वाइंड, जब हवा की मिकदार बढ़ती है तब इंक्रीज़ होता है, या फिर इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी, जब नमी के मिकदार में इजाफा होता है तब ट्रांसपायरेशन की मिकदार बढ़ती है, और डिक्रीज इन लाइट इंटेंसिटी. ऑप्शन नंबर डी इज़ डिक्रीज इन टेम्परेचर एंड द करेक्ट ऑप्शन इज़ इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ वाइंड. क्योंकि जब हवा की मिकदार स्पीड अप हो जाती है तो लीफ जहाँ से ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस होता है, ट्रांसपायरेशन इज़ एक्चुअली द एवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ लीव्स. तो जब वाइंड यानी जब हवा की मिकदार तेज़ होती है, स्पीड से आती है, तो साइड में जो ह्यूमिडिटी होती है वो वहाँ से रिमूव कर देते हैं. अब ड्राई एयर वहाँ पे आ जाती है, तो जिसकी वजह से ट्रांसपायरेशन की जो स्पीड है या जो रेट है वो ज़्यादा हो जाती है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन शॉर्ट. ये जो क्वेश्चन है इनके आपने शॉर्ट आंसर देने हैं. क्वेश्चन नंबर 1 इज़ डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस थ्रू xylem and phloem. As we know, the function of both xylem and phloem is to carry the substances. So इसमें जो डिफरेंशिएशन है वो आपने बताना है कि कौन से सब्सटेंसेस जो है xylem के थ्रू और कौन से जो है phloem के थ्रू मूव होते हैं. We can write the answer of this specific question is xylem transports water and minerals and it moves upward
from the root to the shoot system, while phloem only transport food and can move both upward and downward. So दो डिफरेंसेस हो गए. एक ये कि जाइलम जो है वाटर एंड मिनरल्स एंड फ्लोएम जो है ये फूड जो कि ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं. दूसरा जो डिफरेंस है, फ़र्क है, वो ये है, अगर आप नहीं लिखना चाहते तो दूसरी फ़र्क आप स्केप भी कर सकते हैं कि जाइलम जो है अपवर्ड मूवमेंट फ्रॉम रूट्स टू द शूट होता है, जबकि फ्लोएम जो है ये ओनली ट्रांसपोर्ट फूड एंड कैन मूव बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डिपेंड ऑन द पोजीशन ऑफ लीव्स. सो ये वन वे सिस्टम है जाइलम का एंड फ्लोएम का टू वे सिस्टम है. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर स्टोमेटा? गिव टू फंक्शन ऑफ स्टोमेटा. फर्स्ट आपने स्टोमेटा का बताना है, देन टू फंक्शन आप लिखें. स्टोमेटा आर स्मॉल ओपनिंग on the surface of plant leaves and stem that regulate gas exchanges. ये लाजमी नहीं है कि सिर्फ लीव्स पे होता है, इस वजह से यहाँ पे मैंने लिखा है एंड स्टेम. फंक्शन क्या होता है? टू रेगुलेट गैस एक्सचेंजेस. अब ये दीज आर सराउंडेड बाय टू गार्ड सेल टू कंट्रोल. इसका मतलब ये है कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा ये कौन कंट्रोल करता है? दैट इज़ टू गार्ड सेल होते हैं. फंक्शन में हम ये लिख सकते हैं कि गैस एक्सचेंज, स्टोमेटा अलाउ फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस सच इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन. एंड सेकेंड फंक्शन ऑफ स्टोमेटा, वाटर रेगुलेशन. स्टोमेटा रिलीज वाटर वेपर थ्रू ट्रांसपायरेशन. These are the two main function of stomata. Question number 3 is enlist the parts of external structure of a root. ये दिया है आपको external structure. According to the question, अगर आप सिर्फ ये enlist करते हैं जैसे root cape, root hair, epidermis, zone of elongation and zone of maturation, तो ये ठीक है. लेकिन अगर आप थोड़ा सा वन लाइन लिखते हैं, so we can write root cape, a protective layer of cells. Root hair, thin hair-like structure that increase the surface area of the root for absorption of water. As we know, the function of root hair is to absorb water, and root hair increase the surface area. So we can say for the absorption of water. Epidermis, the outermost layer of cell that cover the root. Zone of elongation, the region of the root where cells elongate. यहाँ पर elongation होती है. Zone of maturation, the region of the root where cell differentiate. Cell differentiate होने के बाद वो specific बन जाते हैं. So this zone is called zone of maturation. Question number 4 is write about the function of conducting tissue in a root. Conducting tissue का अपने बताना है, लेकिन root में. Function of conducting tissue in a root. Now first of all, what are the function of conducting tissue in the root? तो conducting tissue है क्या? The conducting tissue in the root, which include the xylem and phloem, have the following function. Xylem and phloem है, so as we know, the xylem tissue transport water and mineral from the roots to the rest of the plant. यहाँ तक आप लिखते हैं तो is a short question, ये काफ़ी है. It also provides structural support to the plant. Phloem, the phloem tissue transport sugar and other organic compounds from the leaves to the rest of the plant including the roots. यानी रूट तक बाकी जितने भी पार्ट्स ऑफ द प्लांट है, सब में जो शुगर या अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि बन जाते हैं थ्रू अ प्रोसेस विच इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, ये ट्रांसपोर्ट करने का काम फ्लोएम का है. सो दीज आर द फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग टिश्यू इन द रूट. क्वेश्चन नंबर 5, डिफरेंशिएट बिटवीन नोड एंड इंटरनोड. नोड एंड इंटरनोड, इसका भी पिछले जो क्वेश्चन दिए थे
ऑन पेज नंबर 6 उसके डिटेल में मैंने लिख दिया है व्हाट इज़ नोड एंड व्हाट इज़ इंटरनोड। नोड इज़ अ पॉइंट इन द स्टेम वेयर वन आर मोर लीव्स, एक हो सकता है या एक से ज़्यादा लीव्स हो सकते हैं। ब्रांचेस आर बर्ड्स एराइज, जहाँ पे लीव्स ब्रांचेस या बर्ड्स एराइज होते हैं उस पोजीशन को हम नोड कहते हैं। और दो नोड्स एडजेसेंट नोड्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है, ये पार्ट ऑफ द स्टेम होता है, उसको हम क्या कहते हैं, इंटरनोड्स। जैसे एंटर नोड्स यानी फ्रॉम वन नोड्स टू अनदर नोड्स। क्वेश्चन नंबर 6 इज राइट द वर्ड इक्वेशन फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसके लिए वर्ड्स का जो इक्वेशन है, वर्ड्स इक्वेशन का क्या मतलब है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अ वर्ड इक्वेशन फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जैसे अगर आप अल्फाज में लिख रही हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी एंड क्लोरोफिल, ये दोनों बहुत ही लाजमी है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो ये प्रोडक्ट में क्या देते हैं, देखिए इस सिंबल के लेफ़्ट साइड पे ये रिएक्टेंट कहलाते हैं एंड इस के जो राइट साइड पे है जैसे ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, ये प्रोडक्ट कहलाते हैं। सो ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन अगर आप ये लिखते हैं, देखिए ये केमिकल जो रिएक्शन है, ये केमिकल फार्मूला जब आप रिप्रेजेंट करते हैं वाटर को केमिकल फार्मूला से, इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड को केमिकल फार्मूला से ज़ाहिर करते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर अगर आप इस फॉर्म में लिखते हैं, सो दिस इज़ कॉल्ड अ वर्ड इक्वेशन फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डज ट्रांसपायरेशन क्रिएट्स अ नेचुरल राइज इन वाटर लेवल इन प्लांट्स। ये जो ट्रांसपायरेशन का जो प्रोसेस है, ट्रांसपायरेशन में क्या होता है कि फ्रॉम द सरफेस ऑफ लीफ जो वाटर एवापोरेट होते हैं, इससे वाटर जो रूट के थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं ये ऊपर की तरफ जाते हैं। नेचुरल राइज आप इसको कह सकते हैं। नेचुरल इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये किसी मशीन के थ्रू नहीं जाता, तो इस वजह से हम इसको कहते हैं नेचुरल राइज इन वाटर लेवल इन प्लांट्स। तो ये कैसे जाते हैं, ये ट्रांसपायरेशन का इसके साथ क्या रिलेशन है। सो वी कैन राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, व्हेन वाटर evaporates from the stomata, जब वाटर evaporate होता है थ्रू स्टोमेटा, द प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। तो ट्रांसपायरेशन से क्या होता है, इट क्रिएट्स अ पुलिंग फोर्स, ये वाटर को नीचे से ऊपर की तरफ यानी पुलिंग अपनी तरफ खींचता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्यों, बिकॉज ऑफ लो वाटर प्रेशर इन द अपर पार्ट्स। लो वाटर वेपर प्रेशर क्यों आता है, क्योंकि ऊपर लीफ में जो वाटर होता है दैट इज़ एवापोरेट थ्रू द प्रोसेस विच इज़ कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। तो ट्रांसपायरेशन से जब वाटर की मिकदार वहाँ पर कम पड़ता है, जिसको हम कह सकते हैं कि लो वाटर वेपर प्रेशर होता है इन द अपर पार्ट्स, दैट हेल्प्स टू ड्रा वाटर अप फ्रॉम द रूट एंड इनटू द प्लांट्स। अब इस लो वाटर प्रेशर की वजह से ये प्रेशर नीचे तक पहुंचता है, जिसकी वजह से रूट के थ्रू वाटर एब्जॉर्ब होता है एंड अपर पार्ट में आ जाता है। सो दिस इज़ बिकॉज ऑफ ट्रांसपायरेशन, और ये एक नेचुरल प्रोसेस है ट्रांसपायरेशन। तो इस वजह से हम कहते हैं क्रिएट अ नेचुरल राइज इन वाटर लेवल इन प्लांट्स। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, डज ट्रांसपायरेशन सर्व एनी यूजफुल फंक्शन इन द प्लांट्स, ब्रीफली डिस्कस। क्या ट्रांसपायरेशन जो है ये कोई यूज़फुल फंक्शन प्लांट्स में, यूज़फुल फंक्शन का इस वजह से लिखा है क्योंकि अगर आमतौर पर अगर आप देखें ट्रांसपायरेशन से लॉस ऑफ वाटर होता है, जो कि इन द केस ऑफ प्लांट अच्छी बात नहीं है। लेकिन क्या इसका कोई फ़ायदा भी है, अगर है तो वो आपने बताना है। सो वी कैन राइट द आंसर इज येस, ट्रांसपायरेशन सर्व्स यूज़फुल सेवरल यूजफुल फंक्शन इन प्लांट्स। उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये लिख सकते हैं कि कूलिंग, ट्रांसपायरेशन हेल्प्स इन कूलिंग द प्लांट
बाय रिमूविंग एक्सेस हीट थ्रू द प्रोसेस ऑफ एवापोरेशन। ये एवापोरेशन के प्रोसेस की वजह से जो एक्सेस हीट होता है प्लांट की बॉडी में, वो अपने साथ हीट लेकर एवापोरेट होता है। तो जब हीट लेकर जाता है, इस वजह से हम कहते हैं कि प्लांट्स की बॉडी जो है वो कूल हो जाती है। सो कूलिंग का जो प्रोसेस है, या इसके अलावा हम ये लिख सकते हैं न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट एंड गैस एक्सचेंजेस। ट्रांसपिरेशन आल्सो हेल्प्स प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल एंड फैसिलिटेट गैस एक्सचेंज फॉर फोटोसिंथेसिस। तो आपके जहन में ये बात लाजमी आई होगी कि ट्रांसपिरेशन का न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट या गैस एक्सचेंज के साथ क्या ताल्लुक़ है। तो ये है कि जैसे ऊपर हमने पढ़ा कि ट्रांसपिरेशन की वजह से लो वाटर प्रेशर क्रिएट होता है अपर पार्ट में। जब अपर पार्ट में लो वाटर प्रेशर, उसको इक्वल करने के लिए नीचे फ्रॉम रूट से ऊपर जो पार्ट्स होते हैं उसमें आएगा वाटर। तो जब ये ऊपर की तरफ जाता है तो वो अपने साथ न्यूट्रिएंट्स यानी मिनरल जो सॉइल से एब्जॉर्ब किए होते हैं वो भी ऊपर की तरफ आता है। अब अगर आप ये कहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल देयर इज़ नो ट्रांसपिरेशन, सो देयर इज़ नो ट्रांसपिरेशन, देयर विल बी नो मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द लोअर पार्ट दैट इज़ रूट टू द अपर पार्ट। जब ये नहीं होगा तो द सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स है, जो मिनरल्स है, वो भी एब्जॉर्ब नहीं होंगे और इसी तरह गैस एक्सचेंजेस भी रुक जाते हैं। सो ऑल ऑफ दीज आर द फंक्शन ऑफ वी कैन से यूजफुल फंक्शन ऑफ ट्रांसपिरेशन। Question number 3. Answer the following questions. A. Describe, we can say question number 1. Describe the internal structure of a stem with the help of label diagram. डायग्राम बना के लेबल यानी नाम दे के आपने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम एक्सप्लेन करना है। डायग्राम की तरफ आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीव कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। इसमें जो फर्स्ट आता है दैट इज़ एपिडर्मिस। क्या होता है ये? द आउटर मोस्ट लेयर कंसिस्टिंग ऑफ अपर एंड लोअर एपिडर्मिस। द लोअर एपिडर्मिस यूजुअली कंटेन स्टोमेटा रिस्पॉन्सिबल फॉर गैसेस एक्सचेंज। जो लोअर एपिडर्मिस होता है यानी अपर जो है ऊपर की तरफ, लोअर जो है नीचे की तरफ, इसमें क्या होता है? स्टोमेटा। अब स्टोमेटा का फंक्शन यही है कि रिस्पॉन्सिबल फॉर गैस एक्सचेंजेस। एंड सेकंड, मेसोफिल। मेसोफिल क्या होता है? द इनर पार्ट ऑफ द लीफ। इनर पार्ट का मतलब ये है कि ऊपर क्या हो गया? अपर एपिडर्मिस, नीचे आता है लोअर एपिडर्मिस। तो जो बीच में से हिस्सा आता है दैट इज़ कॉल्ड इनर पार्ट ऑफ द लीफ। अब इसमें क्या होता है? कंटेनिंग क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट तो है इसमें, लेकिन क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन क्या है? स्पेशलाइज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। और इसके अलावा यानी इस पार्ट के अलावा क्या होता है? स्पॉन्जी मेसोफिल्स होते हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गैस एक्सचेंज। एंड थर्ड वन इज़ वास्कुलर बंडल्स। वास्कुलर बंडल्स में जाइलम एंड फ्लोएम आते हैं। जाइलम एंड फ्लोएम का फंक्शन क्या है? which transport water, nutrients and sugar to and from the rest of the plants. जो डायग्राम है वो आप यहाँ से बना सकते हैं। यहाँ पे लिखा है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम। तो देखिए यहाँ पर फ्लोएम, ये आउटसाइड का जो इलाका है ये वाला दैट इज़ फ्लोएम। इनर साइड का जो हिस्सा है दैट इज़ जाइलम एंड दिस वन इज़ एपिडर्मिस। अब देख सकते हैं कि आउटर मोस्ट है। और ये देखिए एंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स। तो यहाँ से आप लेबल डायग्राम बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ डिस्क्राइब द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम। ये भी आपने डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करना है। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ, फर्स्ट हमने किया इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ स्टेम एंड नाउ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ। इससे पहले जो क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किया दैट वाज इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ स्टेम, लेकिन उसमें मैंने एक्सप्लेनेशन दी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ लीव्स। तो काइंडली आप ये करेक्शन कर लें कि जो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ स्टेम है
इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम में ये कर सकते हैं, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स एंड एंडोडर्मिस। एपिडर्मिस जो है सिंगल लेयर ऑफ सेल होता है। अब जब इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि जो इसके अंदर वाले पार्ट्स होते हैं उसकी हिफाजत करनी है, टू प्रोटेक्ट। एंड सेकेंड वन इज़ कॉर्टेक्स, बिलो द एपिडर्मिस इज कॉर्टेक्स। ये 4 to 5 सेल्स थिक लेयर होता है। दिस लेयर कंटेन क्लोरोप्लास्ट। इसमें क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट। देखिए यहाँ पर आप ये पॉइंट ज़रूर नोट कर लें कि अगर स्टेम में क्लोरोप्लास्ट है, इसका मतलब है कि फोटोसिंथेसिस आल्सो अकर इन द स्टेम। एंड थर्ड वन इज एंडोडर्मिस, द इनरमोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स इज एंडोडर्मिस। सबसे जो अंदर वाला हिस्सा होता है वो क्या कहलाता है, एंडोडर्मिस। इट इज़ मेड अप ऑफ अ सिंगल रो ऑफ सेल। तो वापस आ जाएं लीफ की तरफ, तो लीफ में एपिडर्मिस होता है, अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस। फिर मेसोफिल की तरफ आते हैं। मेसोफिल में क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट में चूंकि क्लोरोफिल मौजूद होते हैं, इस वजह से यहाँ पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। और इसके अलावा जो स्पॉन्जी मेसोफिल होता है, ये एक दूसरे से लिटिल बिट फासले पर होते हैं, इस वजह से इनको क्या कहते हैं, स्पॉन्जी मेसोफिल। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर गैस एक्सचेंज। वास्कुलर बंडल का फंक्शन क्या होता है, ट्रांसपोर्ट वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड शुगर टू एंड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द प्लांट। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, what are the roles of nitrogen and magnesium in plants? Nitrogen is a building block of protein, nucleic acid, vitamin and chlorophyll। यानी कि किसी भी प्लांट सेल में जो प्रोटीन बनते हैं, न्यूक्लिक एसिड बनते हैं या विटामिन या क्लोरोफिल बनते हैं, इसमें जो मेन कंस्टिट्यूएंट होता है जिसको आप बिल्डिंग ब्लॉक कह सकते हैं, ये नाइट्रोजन ही होता है। इसके अलावा नाइट्रोजन जो है कहाँ से आता है प्लांट्स में, प्लांट्स टेक इन नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल। लाजमी बात है सॉइल से लेते हैं, लेकिन कौन से फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट एंड अमोनियम आयन। लेकिन जब कभी इसकी कमी आती है तो फिर क्या होता है, इट्स डेफिशिएंसी रिड्यूसेस क्लोरोफिल अमाउंट्स इन लीफ। चूँकि क्लोरोफिल का जो मेन कंस्टिट्यूएंट है दैट इज़ नाइट्रोजन। अब अगर नाइट्रोजन अवेलेबल नहीं है तो क्लोरोफिल की अमाउंट जो है लीफ में कम पड़ जाती है। एंड मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम एसेंशियल फॉर प्रोड्यूसिंग क्लोरोफिल, यानी क्लोरोफिल के बनने के लिए मैग्नीशियम का होना लाजमी होता है। लेकिन जब कभी इसकी कमी आती है तो इट्स डेफिशिएंसी कॉजेज येलोविंग एंड विल्टिंग ऑफ लीव्स। ये जो लीव्स जो है ये येलो नज़र आते हैं, एंड विल्टिंग यानी मुरझाए हुए नज़र आएंगे जब कभी इसमें मैग्नीशियम की कमी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 इज़, हाउ डज द स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ इज़ वेल एडॉप्टेड फॉर फोटोसिंथेसिस। कि जो स्ट्रक्चर ऑफ लीव्स है ये फोटोसिंथेसिस के लिए कैसे अडॉप्ट हुआ है, यानी कि प्लांट्स के जो बाकी पार्ट्स है उसमें अच्छे तरीके से फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाती, लेकिन जो लीफ पार्ट है यहाँ पर फोटोसिंथेसिस बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाती है। तो ये कैसे हुआ है, यानी कौन सी स्ट्रक्चर है कि जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं हाँ लीफ में ही फोटोसिंथेसिस पॉसिबल है और वेल एडॉप्टेड है। देखिए स्टेम में भी फोटोसिंथेसिस पॉसिबल है और होती भी है, लेकिन वेल एडॉप्टेड लीफ में होता है। वजह क्या है ये आपने बताना है। द स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ इज़ वेल एडॉप्टेड फॉर फोटोसिंथेसिस इन द फॉलोइंग वेज। वजह क्या है, वो ये है लार्ज सरफेस एरिया। अगर आप बाकी के निस्बत देखें लीफ का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, लेकिन इसका फोटोसिंथेसिस के साथ क्या ताल्लुक़ है, मतलब कौन सी एडेप्टेशन हुई है। लार्ज सरफेस एरिया अलाउज लीफ फॉर मैक्सिमम सनलाइट एब्जॉर्प्शन। सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से ये लाइट ज़्यादा एक्सपोज होता है। जब लाइट के लिए ज़्यादा एक्सपोज होता है तो सनलाइट की मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन भी पॉसिबल है। अब सनलाइट की एब्जॉर्प्शन का फ़ायदा क्या है, बिकॉज विदाउट सनलाइट फोटोसिंथेसिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो लिहाजा लार्ज सरफेस एरिया की वजह से सनलाइट ज़्यादा पड़ती है
ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होती है, जिसकी वजह से अच्छी तरीके से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पॉसिबल है। सेकंड वन इज़ क्लोरोप्लास्ट। ये एक ऐसी ऑर्गेनेल्स है दैट कैरी आउट फोटोसिंथेसिस आर एबंडेंट इन लीफ। ये प्लांट्स के बाकी हिस्सों की निस्बत लीफ में ज़्यादा होते हैं। तो इसका मतलब है कि ये चूँकि फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ही लाजमी है, यानी एब्जॉर्प्शन का जो सनलाइट की एब्जॉर्प्शन होती है दैट इज़ बिकॉज ऑफ क्लोरोप्लास्ट। लेकिन अगर ये ऑर्गेनेली किसी और पार्ट में होती, जैसे स्टेम में या रूट में, तो वहाँ पर हो जाती। लेकिन ये मैक्सिमम एबंडेंट अमाउंट में कहाँ पर होती है, ये लीफ में होती है। तो ये दूसरी एडाप्टेशन है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट टू लीफ सेल फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी जो जाइलम है ये लीफ तक पहुंचाते हैं क्या, वाटर एंड न्यूट्रिएंट। यानी जो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर की ज़रूरत होती है। अब ये वाटर ज़्यादा मिल जाती है किसको, वेंस के थ्रू लीफ को, इस वजह से मोर एडाप्टेड है। स्टोमेटा जो कि लीफ में ज़्यादा होते हैं। अब स्टोमेटा का फोटोसिंथेसिस के साथ क्या ताल्लुक़ है, स्टोमेटा के थ्रू ही गैसेस एक्सचेंजेस होते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए रिएक्टेंट है, ज़्यादा मकदार में चाहिए, वो इन होता है एंड रिलीज़ ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन जिसका फोटोसिंथेसिस का जो कि प्रोडक्ट है वो इजीली रिलीज़ हो जाता है। एंड वाटर वेपर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ये भी क्या होते हैं, एज अ प्रोडक्ट आते हैं फोटोसिंथेसिस में। तो लीफ में जो मौजूद स्टोमेटा होते हैं उसकी वजह से ये फिर इजीली रिलीज़ हो जाते हैं। तो ये चार वो वजूहात है कि जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि लीफ में ही फोटोसिंथेसिस जो है विल एडॉप्टेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज रेस्पिरेशन, हाउ इज दिस प्रोसेस रिलेटेड टू फोटोसिंथेसिस। रेस्पिरेशन फर्स्ट ऑफ ऑल है क्या, और फिर इसका क्या ताल्लुक है फोटोसिंथेसिस के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल, रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस by which cell break down glucose to release energy। ग्लूकोज जो कि प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, इसकी ब्रेक डाउन होती है और इससे एनर्जी मिल जाती है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस का रिलेशन क्या है, रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस आर रिलेटेड, ये तो है, लेकिन क्यों, बिकॉज द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होता है, ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज। ये देखिए, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में मिल के ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन बनाते हैं, प्लस वाटर भी एज अ प्रोडक्ट आता है जो कि यहाँ पर नहीं लिखा है। अब इसका रेस्पिरेशन के साथ क्या ताल्लुक है, देखिए, रेस्पिरेशन इज़ द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। यानी ये जो प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का, इसके जो रिवर्स प्रोडक्ट यानी रिवर्स रिएक्शन लेते हैं, इसका मतलब ये है कि ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो उसे दोबारा क्या मिल जाता है, उससे मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब लाइट एनर्जी या क्लोरोफिल की फिर ज़रूरत नहीं पड़ती जब ये वाला प्रोडक्ट जो है ये रिएक्टेंट बन जाता है। अब ये प्रोडक्ट फोटोसिंथेसिस का है जो कि रिएक्टेंट है किस चीज़ के लिए, रेस्पिरेशन के लिए। तो इसका ये वाला ताल्लुक है, यानी फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट जो कि ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज है आर द रिएक्टेंट ऑफ रेस्पिरेशन, यानी कि ये इसके लिए रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट इसमें इसी तरह एंड वाइस वर्सा का मतलब ये है कि जो रेस्पिरेशन का जो प्रोडक्ट है वो क्या आ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब ये रिएक्टेंट है किस चीज़ के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, और फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन ये रिएक्टेंट है किस चीज़ के लिए, रेस्पिरेशन के लिए। ये देखिए, इन दोनों के दरमियान ये वाला ताल्लुक होता है। अब जब स्टार्ट में ये रिएक्शन स्टार्ट होता है तो देखिए यहाँ पर रेस्पिरेशन की मिकदार ज़्यादा होती है, यानी कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ऑक्सीजन। आहिस्ता आहिस्ता से जब लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज़ हो जाती है तो ये वाला रेट इंक्रीज़ होता है। लेकिन दिन के किसी टाइम एक ऐसी कंडीशन भी आ जाती है कि जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, यानी जो कन्वर्जन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर है इनटू ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन,
ये कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन का इनटू, यानी ये रेट बराबर हो जाता है इसका, तो इसको हम क्या कहते हैं, कंपेंसेशन पॉइंट। तो हम लिख सकते हैं रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस आर रिलेटेड बिकॉज द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस आर द रिएक्टेंट ऑफ रेस्पिरेशन एंड वाइस वर्सा का मतलब है कि इसका फिर रेस्पिरेशन का जो प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए। अब यहाँ पर आपको मज़ीद अगर आप नहीं लिखना चाहते तो भी ठीक है, लेकिन अगर आप समझना चाहते हैं कि ऐसा क्या है, तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, प्लांट एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड रिलीज ऑक्सीजन। अब रेस्पिरेशन में क्या होता है, प्लांट कंज्यूम ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, यानी एक रिएक्टेंट दूसरे के लिए प्रोडक्ट। सो ये रिलेशन है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन का आपने बताना है, फिर उसके बाद राइट द फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, कि वो कौन से फैक्टर है कि जिसकी वजह से रेट यानी ट्रांसपायरेशन की जो मकदार है वो अफेक्ट हो जाती है, यानी रेट मकदार ट्रांसपायरेशन की मकदार को मुतासर करने वाली फैक्टर के नाम राइट द फैक्टर लिखने हैं आपने। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ ट्रांसपायरेशन। Transpiration is the evaporation of water from plant leaves from plant leaves या from the surface of leaves through small pores called stomata। ये leaves में stomata होते हैं जिसके थ्रू वाटर evaporate होता है from the surface of leaf। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपायरेशन। अब फैक्टर कौन से हैं, वो ये वाले फैक्टर है, जैसे लाइट हो गया, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर। लाइट कैसे इफेक्ट करता है रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन को, हायर लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज ट्रांसपायरेशन। अब दिन को लाइट होने की वजह से स्टोमेटा जो है वो ओपन होते हैं। एट नाइट, यहाँ पर आप लिख के एट नाइट, व्हेन स्टोमेटा क्लोज ट्रांसपायरेशन रिड्यूस्ड, यानी हाई लाइट इंटेंसिटी की वजह से रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इंक्रीज होती है। ह्यूमिडिटी, हायर ह्यूमिडिटी डिक्रीज ट्रांसपायरेशन। जब नमी की मकदार हवा में ज़्यादा होती है तो फिर ट्रांसपायरेशन की रेट कम पड़ जाती है, रिड्यूस हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। वजह क्या है, क्योंकि अगर ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में वेपर्स मौजूद है तो फ्रॉम द सरफेस ऑफ लीव्स जो है एवापोरेशन कम हो जाती है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ट्रांसपायरेशन डिक्रीजेज। नेक्स्ट वन इज़ टेम्परेचर। हायर टेम्परेचर इंक्रीज ट्रांसपायरेशन बिकॉज हाई टेम्परेचर रेड्यूसेस ह्यूमिडिटी। जब कभी टेम्परेचर हाई होता है तो हवा में मौजूद ह्यूमिडिटी, या जिसको आप वेपर्स भी कह सकते हैं, इसकी मकदार हायर टेम्परेचर पे कम पड़ जाती है। यहाँ पे मैंने बताया कि जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है तो फिर ट्रांसपायरेशन कम। अब हाई टेम्परेचर की वजह से ह्यूमिडिटी कम हो गई, तो कम होने की वजह से फिर जो ट्रांसपायरेशन है उसकी मकदार ज़्यादा हो जाती है। एंड द लास्ट फैक्टर इज़ पॉइंट। इंक्रीज्ड वाइंड स्पीड इंक्रीजेज ट्रांसपायरेशन। जब हवा की मकदार ज़्यादा होती है तो लीफ के सराउंडिंग में जितना भी पानी होता है